हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। आप सबको पता है कि मेरे द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और जिनसे आपके काफ़ी सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इसमें और साथ ही पैटर्न आपको समझ में आता है कैसे पेपर आपका पूछा जाना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं और जितने भी प्रश्न मैं बताऊँगा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत IMPs क्वेश्चन है साथ ही। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर दें। ठीक है, और यदि आप लोग लाइक करते हैं तो जिससे वीडियो सभी लोगों तक पहुंचता है, उनका लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर सभी क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपके इस प्रकार से देखिए टोटल आपका 75 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सबसे पहले सही विकल्प दिए गए हैं, 6 नंबर के हैं। ठीक है, तो सही विकल्प 6 नंबर के आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण में हमें पता है कि जो भारत का नक्शा है, ठीक है, इस प्रकार से भारत का नक्शा है, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दक्षिण इस तरफ है, इस तरफ हमारा जो तीनों ओर से हिंद महासागर से घिरा है। तो दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है, इसलिए इसका आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, हिंद महासागर। ठीक है, अगला देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से, ठीक है, 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा क्या हो जाएगी? ठीक है, जर्मनी की मुद्रा हो जाएगी यूरो। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 5वें का देखिए, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। उपरोक्त कथन है, किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का कथन है। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन या ज्वार उत्पादन या बाजरा के उत्पादन या गेहूँ चावल के उत्पादन से। तो गेहूँ चावल के उत्पादन से, क्योंकि हरी चीज़ों के उत्पादन से गेहूँ, ठीक है, मतलब फसलों के उत्पादन से होता है बेसिकली। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान देखना है। 6 नंबर के रिक्त स्थान है आपके। खालिस्तान नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की थी। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल ग्रंथ की रचना करी थी। भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष होती है। तो आप सबको पता है जो 18 वर्ष के व्यक्ति हो चुके हैं वो वोट डाल सकते हैं चुनाव में। जब चुनाव होता है ना तो वोट डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी होती है? कितनी है? 29 है। मध्य प्रदेश में 29 मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं। खालिस्तान की कमी के कारण कीमतें बढ़ती हैं, तो किसकी कमी के कारण? तो खाद्य की कमी के कारण। जब खाद्यान्न जो होता है, खाद्य कम हो जाता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 9 दिसंबर 1946 याद रखना है सभी को अच्छे से। ठीक है, सही जोड़ी देखिए, 6 नंबर की सही जोड़ी भी है। फूलों की बौछार, फूलों की बौछार से मैच कर लेना है आपको कहवा। ठीक है, तो ये आप F वाले से मैच कर लेंगे। चावल उत्पादक द्वीप कौन सा है? चावल उत्पादक द्वीप जावा हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था, ठीक है, 2013 में। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। बेरोजगारी जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है। बेरोजगारी बढ़ती है यदि जनसंख्या बढ़ती है तो। देश का सर्वोच्च कानून संविधान होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, सत्य सत्य का चयन करना है। 6 नंबर के सत्य सत्य है। यहाँ पर देखिए सत्य सत्य है, 6 नंबर के। पहला क्वेश्चन है, लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, तो ये सत्य है। ठीक है, अभी गर्मी आ रही है, शीतकाल आ रहा है, तो इसमें जो हवाएं चलती हैं वो गर्म हवाएं, वो लू कहलाती हैं। ठीक है, हमने कहते हैं लू लग गई है ऐसे। तो भारत दुनिया का सबसे क्षेत्र का दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ सही है, सही है। ठीक है, मैंने सोचा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, तो सत्य ही है। ठीक है, जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था, तो ये असत्य है, वो लोकतांत्रिक शासक नहीं था। मक्का व्यापारिक फसल है, तो मक्का क्या है? व्यापारिक फसल है, असत्य है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो सत्य है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया, तो ये सही है। इस प्रकार से सभी प्रश्न हो जाते हैं। अब एक शब्द वाक्य उत्तर देख लेते हैं। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 6।
ठीक है। युंगफोंग क्या था? तो युंगफोंग 14 साल से कम उम्र के लिए बना नापसी युवा संगठन था। ठीक है, युवा संगठन था। ठीक है। पालमपुर की गैर कृषि क्रिया का नाम क्या है? तो दुकानदारी। रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखना है, मुख्य साधन मतलब उनके नाम ही लिखना है। ठीक है। तो रबी की फसलें हो जाएंगी, रबी की हो जाएंगी गेहूँ, ठीक है, चना, गेहूँ और चना, मटर। और खरीफ की देखिए, खरीफ की हो जाएंगी, खरीफ की जो बरसात के समय उड़द, सोयाबीन, मक्का, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये 1 अप्रैल 2000 में। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। विधानसभा के सदस्य विधायक कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने 30 के 30 आपको बता दिए हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, साथ ही और भी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए प्रश्न बैंक से। ठीक है। छठा प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो केंद्र शासित प्रदेश, देखिए आपके जो पेपर्स हैं वो सेट्स में आते हैं, तो आपको दोनों प्रश्नों को करना है, जितने अथवा सेट हैं तभी सभी करना है। हो सकता है आपके सेट में ये प्रश्न आपको किसी में देखने को मिल जाए, और हो सकता है कि ये वाला किसी सेट में देखने को मिल जाए, इसलिए आपको सभी करना है, जो भी सेट आए आपको, इसलिए सभी बन जाते हैं प्रश्न, इसलिए कर लेना है आपको अच्छे से। तो इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, सभी प्रश्नों को, और इनके आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखना है। तो देखिए भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली, जम्मू कश्मीर भी हो गया, अब लद्दाख भी हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके सभी हो जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से इनको कर लीजिए याद। ठीक है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए पहला हो जाएगा रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से सातों आपको लिख लेने हैं। अगला देखिए मानसूनी वर्षा की विशेषता लिखना है, कोई 2 विशेषता बताना है। तो मानसूनी वर्षा की जो विशेषताएं हो जाएंगी वो यहाँ से आप कर लीजिए। ठीक है। ये रहा मानसूनी वर्षा की विशेषता। ठीक है। देखिए ये रहा मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। भारत में मानसून अनिश्चित होता है और भारत के विभिन्न स्थानों में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशीलता पाई जाती है। ये 15% से 80% तक होती है। ठीक है। तो ये 2 आपकी मानसूनी वर्षा की विशेषताएं हो जाएंगी। अथवा हम पूछा है मौसम और जलवायु में अंतर लिखना है, तो मौसम और जलवायु में जो अंतर है वो इस प्रकार से आप यहाँ से कर सकते हैं, मौसम और जलवायु में अंतर। ठीक है। मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तत्कालिक प्रभाव को कहते हैं, जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से इनको कर सकते हैं। उसके बाद देखिए भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 8 है, इसका चलिए आंसर हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा, भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो प्रश्न 8 है, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ से लिखेंगे भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद, इंडिया, भारतीय उपमहाद्वीप आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से सभी आप नाम लिख सकते हैं। अगला पूछा है कोरोमंडल तट किसे कहते हैं। ठीक है। तो ये भी आपका 2 नंबर का अथवा वाला है प्रश्न। तो कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? देखिए यहाँ से लिखेंगे कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र है। ठीक है। इस प्रकार से यह पूर्वी घाट तथा हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, कावेरी नदी के डेल्टा के पास। ठीक है। कृष्णा नदी के मुहाने पर है। ठीक है। इस प्रकार से इसको यहाँ तक आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है आतंक का राज किसे कहते हैं। ठीक है। तो आतंक का राज, ठीक है, नवा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आतंक का राज क्या है। ठीक है। साथ ही पूछा है अथवा में है जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इसके नेता कौन थे। तो पहले आतंक का राज हम देख लेते हैं। तो आतंक का राज किसे कहते हैं, तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। हमारा प्रश्न नोवा है, इसका आंसर ये रहा हमारा आतंक का राज। देखिए यहाँ से लिख लेंगे, अगर कोई व्यक्ति
या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक, विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिक की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। ठीक है। गैर राज्य कारकों द्वारा किए गए राजनीतिक एवं वैचारिक हिंसा भी आतंकवाद की ही श्रेणी में आती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इसका नेता कौन था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर, जैसे जूता चप्पल बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई वाले और नौकरवद, दिहाड़ी मजदूरी आदि थे। ठीक है, जो समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर एवं फ्रांसीसी वकील और राजनीतिज्ञ थे, वे इसके सदस्य थे। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप पूरा देख लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर ना हो जाएगा। अगला देखते हैं, खूनी रविवार की घटना क्या थी। ठीक है, तो खूनी रविवार की घटना क्या थी, प्रश्न क्रमांक है हमारा 10 और ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर। देखिए खूनी रविवार की जो घटना थी वो क्या थी, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ ये रहा खूनी रविवार की घटना। रूस की जार सेना ने शांतिपूर्व मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के लिए एक जुलूस पर गोलियां बरसाईं, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी। इस दिन चूंकि रविवार था, इसलिए इस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो खूनी रविवार की घटना हो जाएगी। ठीक है, रूस की जार सेना ने, ठीक है, मजदूरों के बच्चों पर गोली चला दी थी। उसके बाद देखिए ड्यूमा पर टिप्पणी लिखना है। तो ड्यूमा क्या है, इसी में अथवा पूछा है, ड्यूमा पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ड्यूमा पर टिप्पणी से लिखिए। रूस में निर्वाचित परामर्शी सांसद को ड्यूमा कहा जाता है, संसद को। ठीक है, इसने 1905 की क्रांति के बाद जार ने गठित किया, परंतु जार द्वारा प्रथम ड्यूमा 95 दिनों में ही स्थगित कर दिया गया। फैक्ट्रियों में केवल 31% महिलाएं ही काम करते थी, परंतु उन्हें पुरुष श्रमिकों से कम मजदूरी मिलती थी। उसके बाद देखिए अगला, वन विनाश किसे कहते हैं। प्रश्न 11 पूछा है हमसे, वन विनाश क्या है, तो इसका आंसर ये रहा, वन विनाश। ठीक है, प्रश्न 11 है, इसका आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पर। वन विनाश क्या होता है, तो यहाँ से आप लिखेंगे वन विनाश। देखिए यदि किसी क्षेत्र में वन काटे जाएं किंतु उसी अनुपात में यदि वनों की पुनर्स्थापना एवं विकास नहीं हो पाए तो उसे वन विनाश कहते हैं। यानी कि हमने पेड़ काट तो लिए लेकिन लगा नहीं रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे वन विनाश। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो वनों से हमें कौन कौन से प्रत्यक्ष लाभ होते हैं, तो देखिए हमें वनों से लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। देखिए जैसे कि वनों से लकड़ी प्राप्त होती हैं, ठीक है, और बाढ़ से बचने में सहायक है वन। ठीक है, वर्षा में सहायता प्रदान करते हैं वनों से के द्वारा। भूमि की सहायता, यानी कि वहाँ पर मृदापर्दन नहीं होता है, वो भूमि अपनी जड़ों से भूमि को जकड़े रहते हैं। रोजगार की प्राप्ति होती है, कई प्रकार के ऐसे वनों से फल प्राप्त होते हैं, कई प्रकार के चीज़ें प्राप्त होती हैं, औषधि प्राप्त होती हैं, जिनसे रोजगार भी चलता है लोगों का। ठीक है, तो इस प्रकार से वनों से हमें जो लाभ होते हैं वो यहाँ से लिख लेंगे। अगला प्रश्न पूछा है, वयस्क मताधिकार क्या है अथवा में इकहरी नागरिकता क्या है। तो प्रश्न 12 है, इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको, प्रश्न एक भी छोड़ना नहीं है, जितने बता रहा हूँ सभी करके जाना है। ठीक है, देखिए वयस्क मताधिकार क्या है, तो देखिए वयस्क मताधिकार का अर्थ देश के सभी वयस्क नागरिकों से है जिनकी आयु 18 वर्ष है। यानी जो 18 साल के हो गए हैं वो वोट डाल सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार के वर्ग, जाति, धर्म, लिंग के बिना मतलब उन्हें भेदभाव नहीं किया जाएगा और वोट देने का उन्हें अधिकार है। ठीक है, इसका अर्थ है मतदान का अधिकार सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। तो ये वयस्क मताधिकार होता है, जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उन्हें वयस्क हो चुके हैं जो 18 वर्ष के, उन्हें वोट डालने का अधिकार है। एकहरी नागरिकता क्या है, तो देखिए एकहरी नागरिकता क्या होती है। एकहरी नागरिकता से हमारा सीधा तात्पर्य है कि अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ रहने वाले समस्त व्यक्ति भारत के नागरिक हैं और उन्हें भारत की नागरिकता मिलती है। उन्हें अपने राज्य की नागरिकता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब यदि आपको भारत की नागरिकता है तो आपको अलग से अपने राज्य की नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब राज्य में आप किसी भी राज्य में रहें लेकिन आप कहलाएंगे भारतीय ही। ठीक है, तो ये होती है एकहरी नागरिकता। ठीक है, तथा भारत का संविधान देश के लोगों को एकल नागरिकता देता है, सभी लोगों को यह नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं, देखिए भारत की एकहरी नागरिकता क्या है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखना है। ठीक है, तो दो अंक का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ये रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। ये प्रश्न आपका त्रैमासिक में भी शायद पूछा गया था। तो देखिए संविधान के अनुसार संविधान के अधिकार में संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। ठीक है, भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक
राज व्यवस्था वाला देश है, ठीक है। तो जो संविधान की प्रस्तावना है, यदि आपने पूरी याद कर रखी है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण पूर्वत संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय विचार और व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर और विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है पूरी प्रस्तावना है, मैंने आपको सुनाई, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हितैषी द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्भर करते हैं। ये पूरी प्रस्तावना है। यदि ये याद है तो इसको लिख सकते हैं, यदि नहीं है तो इसको आप यहाँ से इतना करके इसको यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एकहरी नागरिकता क्या है, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। ये सभी हो गए, एकहरी नागरिकता हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी देख ली। मौलिक कर्तव्य क्या है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, तो यहाँ से लिख लेंगे मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो ये आपके मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नैतिक और नागरिक दोनों प्रकार के कर्तव्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो अपने देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वही हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ रखे होंगे, कितने हैं, 14, 15 हैं, 11 हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप कोई 4 से 5 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं सभी लिखें, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है क्या है, तो क्या है आपको वो पूछा है, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य हमने प्रश्न क्रमांक 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए न्यायपालिका किसे कहते हैं, प्रश्न 14 हमसे पूछ रहा है। प्रश्न 14 है अपना न्यायपालिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। प्रश्न हमारा कौन सा है, 14 है। प्रश्न 14 है, देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। न्यायपालिका क्या है, इस प्रकार से आपको करना है, न्यायपालिका होता क्या है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए यहाँ से लिखेंगे न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के 3 प्रमुख अंगों में से एक है न्यायतंत्र, मतलब न्यायपालिका। अन्य 2 अंग हैं कार्यपालिका व्यवस्थापिका। न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वाले को दंडित करती है। इस प्रकार से इसका आंसर कर सकते हैं। अथवा पूछा है विधायिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका हो गया, विधायिका क्या है, 14 का अथवा में विधायिका क्या है, तो विधायिका के इस प्रकार से इसमें दर्शा सकते हैं, यहाँ से ये विधायिका भी हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिससे कानून व जन नीतियाँ बनाने, बदलने व हटाने का अधिकार हो। किसी विधायिका के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। इस प्रकार से कर लेंगे। अगला देखिए बेरोजगारी से क्या आशय है, बेरोजगारी होती क्या है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 15 है, तो प्रश्न 15 हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो प्रश्न 15 देख लीजिए यहाँ से, बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी या बेकारी किसी काम करने के लिए योग्य व उपलब्ध व्यक्तियों की वह अवस्था है जिसमें उसकी ना तो किसी कंपनी संस्था के साथ और ना ही अपने ही व्यवस्था में नियुक्ति होती है, मतलब ये बेरोजगारी हो जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान भी यहाँ से कर सकते हैं, ये आपका सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही प्रश्न हो गए। अगला देखिए भारत में निर्धनता के कारण लिखिए। मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, तो भारत में निर्धनता के जो कारण हैं वो आपके, मैं बता दूं आपको, निर्धनता के जो प्रमुख कारण है भारत में, कोई 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे भारत में निर्धनता के कारण, ठीक है। ये रहा देखिए भारत में निर्धनता के कारण, पहला है अशिक्षा है एक, तो मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उद्योगों की कमी है, सामाजिक कारण कई है, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, यानी कि लोग ज़्यादा पर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं ज़्यादा लोग, हालांकि अब तो काफ़ी लोग जानने लगे हैं, ठीक है। ये सभी जो कारण है, श्रम की मांग और पूर्ति में असंतुलन भी है, मतलब ठीक है, श्रम की मांग और पूर्ति में, ठीक है, जितनी मांग है उसके हिसाब से पूर्ति नहीं हो पाती है। इस प्रकार से देख लीजिए, श्रम की मांग ही नहीं है उतनी। उसके बाद देखिए आर्थिक, ये मृत्यु दर वाला देखना है, तो मृत्यु दर वाले भी देख लीजिए। इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, मृत्यु दर क्या होता है, ठीक है। मृत्यु दर, ये है मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, यहाँ से लिखेंगे मृत्यु दर से, ठीक है। ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा, ठीक है, मृत्यु दर हो गया। अगला देखिए आर्थिक गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखना है, तो प्रश्न 17 है, ये हमारा मिल जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। आर्थिक गैर आर्थिक क्रियाओं में, आर्थिक अनार्थिक भी बोल सकते हैं, तो इस प्रकार से इसका अंतर कर लेंगे। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत पैसे कमाने, व्यय करने के संबंध सभी क्रियाएं शामिल हैं, जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से धन से संबंधित नहीं होती हैं, ठीक है। कोई भी काम हम करें, हमें पैसा मिले तो वो आर्थिक क्रियाएं हैं, और कोई भी ऐसा काम जो हम करें जिससे हमें कोई पैसा ना मिले तो वो अनार्थिक क्रियाएं हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय लिखना है।
तो शिक्षित बेरोजगारी प्रश्न 17 है, इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। ये रहा, शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। व्यावसायिक एवं तकनीकी अध्ययनों पर जोर देना चाहिए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता और जनशक्ति नियोजन, ये सभी जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं, मतलब दूर कर सकते हैं बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी जो है ये सब कारण इन सब उपायों से। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व कोई दो लिखिए, अथवा है जेट पवने क्या है। तो चलिए प्रश्न 18 का हम आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 18 हमसे कह रहा है कर्क रेखा का भारत की जलवायु महत्व। तो 18वां प्रश्न है, इसका आंसर हमें मिल जाएगा, ये रहा, देखिए इसका आंसर। ठीक है, कर्क रेखा का भारत की जलवायु महत्व। ठीक है, कर्क रेखा हिंद महासागर और हिमालय के मिले जुले प्रभाव से ही भारत में मानसून की वर्षा होती है, जिसके कारण भारत में खूब बरसात होती है, अच्छी फसल हो पाती है, जिससे इतनी विशाल जनसंख्या का भरण पोषण हो पाता है। ठीक है, अगला इसमें पूछा है जेट पवनें क्या होती हैं। तो जेट पवनें देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, जेट पवनें क्या है। 19 प्रश्न ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए जेट स्ट्रीम है, जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल के विशेषकर समताप मंडल में तेज गति से प्रवाहित होने वाली हवाएं हैं। इसका आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, टोंगिया खेती क्या है समझाइए। टोंगिया खेती क्या होती है। तो प्रश्न 19 का देख लीजिए, इसका आंसर मैं बता दूं आपको, प्रश्न 19 का, और इसका आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पर टोंगिया खेती। इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं। टोंगिया एक ऐसी चाल है जिसको अंग्रेजी में बर्मा ने खूब इस्तेमाल किया। इस पद्धति का पहली बार प्रयोग 19वीं शताब्दी के मध्य किया गया। म्यांमार की भाषा में टोंग का अर्थ टीला या का अर्थ खेती होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, टीला खेती जिसे वो बोल सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं इसका आंसर। अगला है हमारा इजारेदारी का क्या आशय है। इजारेदारी का आशय देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, इजारेदारी प्रथा एक तरह से पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ठेके पर तय अवधि के लिए भूमि प्रदान की जाती थी। मतलब किसी ने कहा कि मैं आपको इतने रुपए दे दूंगा, मतलब ये मुझे ठेके पर मतलब जमीन दे दो। ठीक है, जो ज़्यादा पैसे देता था उसके लिए वो जमीन उपलब्ध करा दी जाती थी। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या है। लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करना है। तो प्रश्न 20 का आंसर हम देख लेते हैं, प्रश्न 20 है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्न 20 का आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है। इस प्रकार से राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना आवश्यक है, राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है, कुछ बातों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकार वास्तव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद हमसे पूछा है कि लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करना है। तो लोकसभा की शक्ति, इस प्रकार से इसकी शक्तियों का वर्णन आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये लोकसभा की शक्तियाँ हो जाएंगी, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, न्यायपालिका के अधिकारों को समझाना है। तो न्यायपालिका का अधिकार आपको समझाना है, न्यायपालिका के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या वो कर सकती है। तो देखिए न्यायपालिका के अधिकार यहाँ से कंप्लीट करेंगे, इतना लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका न्यायपालिका के अधिकार यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार के प्रमुख अंग, अच्छा ये आपको दिखा नहीं होगा तो देख लीजिए, न्यायपालिका के अधिकारों को समझाना है, ये हमने देख लिया। सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। प्रश्न 21 का आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अथवा वाला पूछा है प्रश्न 21 का। तो देखिए सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी अंग हैं। इस प्रकार से इसको आप समझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाना है। ठीक है, तो क्या है ये, और अथवा है भारत में निरंतर रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो दोनों ही प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा 22वां है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, भारत में निरंतर रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना क्या है। तो रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक ग्राम परिवार को 100 दिन के लिए सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान है। प्रारंभ में यह विधेयक प्रत्येक वर्ष के 200 जिलों में, फिर बाद में 600 जिलों में किया गया। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। मनरेगा योजना कहलाती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो यहाँ से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे, किन बातों को ध्यान रखकर निर्धनता का निर्धारण किया जाता है, वही प्रश्न है। तो इसका आंसर इतना आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न पूछा गया है, भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्न को दर्शाना है। अरावली श्रेणी, पूर्वी घाट, विंध्य श्रेणी, मैकाला श्रृंखला, महानदी, बेरन ज्वाला द्वीप, सर ग्रेग पॉइंट, इनको आपको भारत के मानचित्र पर दर्शाना है।
तो जो मानचित्र है वो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए ये मानचित्र है हमारा, ठीक है। इस पर आपको दर्शाना है जो भी प्रश्न पत्र में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, इसको कैसे मतलब इसमें भरना है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा गया अरावली श्रेणियाँ। अरावली श्रेणियाँ कहाँ है, तो देखिए मैं आपको बता दूं मैप पर पहले नंबर को आपको डालना है, पहला नंबर, ठीक है, नंबर 1 डालेंगे। अरावली श्रेणियाँ कहाँ पर हैं, ये अरावली जो पर्वत हैं वो यहाँ पर आपके हो जाएंगे इस स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे दर्शा देना है, यहाँ पर लिख देना है अरावली, ठीक है, श्रेणियाँ, ठीक है, ये आपको ऐसा लिख देना है, अरावली श्रेणियाँ होगी यहाँ पर। उसके बाद देखिए हमसे क्या पूछा है, अगला पूछा है हमसे पूर्वी घाट कहाँ पर है। तो पूर्वी घाट पूछा है सेकंड नंबर पर। तो यहाँ पर देखिए पूर्वी घाट कहाँ पर है, यहाँ पर है पूर्वी घाट, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको दर्शा सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर लिख देंगे पूर्वी घाट, ठीक है, ये आपका यहाँ पर पूर्वी घाट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विंध्य श्रेणी कहाँ पर है, विंध्य श्रेणियाँ या विंध्याचल श्रेणियाँ, तो ये कहाँ पर है, ये भी हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आएंगी। तो विंध्याचल श्रेणियाँ आपकी यहाँ पर हो जाएंगी मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर आप विंध्याचल श्रेणियाँ दर्शा देंगे, ठीक है, ऐसे दर्शा देंगे, उसको लिख देंगे विंध्य श्रेणी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला कौन सा है हमारा, मैकाल श्रृंखला। तो मैकाल श्रृंखला कहाँ पर है, इसका आंसर देखिए हम देख लेते हैं। मैकाल श्रृंखला आपको, ठीक है, मैकाल जो पर्वत है, ठीक है, श्रृंखलाएं, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए मैप में आपको मैकाल श्रृंखला यहाँ लगभग यहाँ से आपको दर्शा देना है, ठीक है, मैकाल श्रृंखलाएं, ठीक है, मैकाल श्रेणी या श्रृंखला लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पूछा गया है हमसे, मैकाल श्रृंखला होगी, महानदी कहाँ पर है, महानदी दर्शाना है बैरन ज्वाला द्वीप और सतसरिक पॉइंट। तो महानदी का मैं आपको बता दूं, देखिए महानदी यहाँ पर आपको देखिए दर्शा देनी है, महानदी जो नदी है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दर्शाएंगे आप, जो हमने अभी पूर्वी घाट देखा था उसके थोड़े ऊपर से यहाँ से दर्शाएंगे आप, ठीक है। पूर्वी घाट था हमारा, वहाँ से आपको, ठीक है, यहाँ से दर्शा देनी है, ऐसे करके यहाँ पर महानदी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फिर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर महानदी इसको दर्शा देंगे, यहाँ पर आप दर्शा देंगे महानदी, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बिंदु रख के महानदी, ये जो बना दिया ना मैंने, ये महानदी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर महानदी नदी हो जाएगी। उसके बाद अगला देखिए कौन सा पूछा है हमसे, अगला पूछा है हमसे बैरन ज्वालामुखी कहाँ पर है, ठीक है। तो देख लीजिए बैरन ज्वालामुखी और सरक्रिक पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए जो बैरन ज्वालामुखी है इसको हमें बताना है। तो देखिए हम यहाँ पर मैप में दर्शाएंगे, जो यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इस तरफ देखिए यहाँ पर लगभग ये है, ठीक है। तो इस तरफ है, ठीक है, यहाँ पर आप दर्शा देंगे बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। यहाँ पर बैरन द्वीप है, यहाँ पर दर्शा देंगे बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। उसके बाद चलिए अब इस प्रकार से हमारे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। सतसरिक पॉइंट जो है इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इसको खोज लेना आप यदि आपको मिल जाए बुक में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके अलावा भी कुछ और प्रैक्टिस आप कर लेना मैप की।